हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, लास्ट हमने जो अपनी वीडियो कंप्लीट करी थी, लास्ट चैप्टर हमारा कत्यूरी राजवंश कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, चंद राजवंश शुरू करने जा रहे हैं। और चंद राजवंश जो आपका है तकरीबन 1020 ईस्वी में ये इसकी स्थापना बताई जाती है, 1020 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कोई राजवंश पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके संस्थापक के बारे में जानना होता है। तो इसी तरीके से हम चंद राजवंश के संस्थापक के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो चंद राजवंश है इसके बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिले हैं, जिसके कारण कि इसमें थोड़ा सा इसका वर्णन में या फिर इसकी संस्थापक में भी इसकी वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। लेकिन इसका जितना भी प्रमाण मिला है उसके अनुसार जो है इसके जो संस्थापक हैं वो एक तो सोमचंद को माना जाता है और दूसरा थोरचंद को माना जाता है। ठीक है, तो दो जो इसके संस्थापक हैं इनको मानने के पीछे भी बहुत सारे मत हैं। तो सोमचंद की हम बात करें तो सोमचंद का मत जो देते हैं एटिंगसन देते हैं। एटिंगसन जो है ये इतिहासकार रहे हैं उत्तराखंड के। तो इनका कहना है, इनका मानना है कि जब कत्यूरी राजवंश यहाँ पर चल रहा था और बीरमदेव जो राजा उस दौरान राज कर रहा था, उसके राजकाज में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी। क्योंकि बीरमदेव जो है एक बहुत ही ज़्यादा भोगविलासी राजा था और वो अपना राजकाज अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था। तो उस दौरान क्या होता है, जो ये सोमचंद होता है ये इनके राज्य में आता है और यहाँ पर आकर जो बीरमदेव होता है, बीरमदेव सोमचंद से मिलता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस वजह से जो है इसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। बीरमदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर देता है और विवाह करने के बाद इसको चंपावत की एक छोटी सी भूमि दान दे देता है, दहेज में दे देता है। और वहाँ पर जो है सोमचंद अपना किला बनाता है और उसी किले से जो है ये अपने जो राजा आगे चंद राजवंश जो चला था उसका जो है स्थापना करता है। यहीं से इसकी स्थापना होती है। ये एटिंगसन का मत है। ठीक है, इसके बाद सोमचंद के लिए दूसरा जो मत है वो बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी का मत है। जो बद्रीदत्त पांडे हैं ये जो है कुमाऊं के लेखक थे। इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें इन्होंने एक मत दिया था कि जो ये सोमचंद था ये इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे झूंसी, जिसका नाम है झूंसी, ये झूंसी का रहने वाला था। और ये जो है यहाँ पर क्योंकि बीरमदेव का राज था, अराजकता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बीरमदेव कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी जनता पर। इस वजह से जो है ये ऐसे ही घूमते फिरते एक बार इधर आ जाता है, पूर्वोत्तर की साइड आ जाता है। ये जो आपका सोमदेव है पूर्वोत्तर की साइड आता है और ये वहाँ पर देखता है कि काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैली हुई है। तो ये बीरमदेव को उस अराजकता से बाहर निकालता है। इसकी वजह से बीरमदेव इससे बहुत प्रभावित होता है और उसके बाद जो है ये यहाँ पूर्वोत्तर से ही अपना चंद राजवंश की स्थापना करता है और धीरे धीरे ये अपना राज फैलाना वहाँ से शुरू कर देता है। तो ये दो मत मिले हैं सोमचंद के लिए। इसी तरीके से जो है थोरचंद के मत भी हैं, लेकिन जो एटिंगसन कहते हैं ये कहते हैं कि इसकी संस्थापना जो है 935 ईस्वी के करीब हुई थी। और जो आपके बीडी पांडे हैं ये कहते हैं कि इसकी स्थापना 700 या फिर 735 ईस्वी पहले हुई थी। ठीक है, लेकिन थोरचंद जो आपका है, थोरचंद का स्थापना जो बताई जाती है वो तकरीबन 1236 ईस्वी के करीब बताई जाती है। ठीक है, तो 1236 और 700, 735 या फिर 900 भी अगर हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि थोरचंद को इसका संस्थापक ना मानते हुए हम सोमचंद को इसका संस्थापक मानते हैं। लेकिन अगर आपको इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर आप थोरचंद आंसर करना चाहते हैं, तो इसके के लिए आपको जो है बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है ये आंसर सही हो सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि आप सोमचंद को इसका संस्थापक रखें। ठीक है, कोशिश करिएगा कि सोमचंद को ही आप इसका संस्थापक रखिए, क्योंकि मोस्टली जो आपका आयोग क्वेश्चन पूछता है वहाँ से सोमचंद के लिए ही वो क्वेश्चन पूछता है और आयोग का आंसर जो है सोमचंद ही मोस्टली सही रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको समझ लीजिएगा। इस पर जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, बट आप कोशिश करिए कि सोमचंद को आप अपना आंसर रखिएगा। ठीक है, बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोरचंद को रखना है तो बुक का रेफरेंस देकर आप रख सकते हो। अब जो है इनका राजवंश जो है बहुत बड़ा राजवंश था, सबसे बड़ा राजवंश इनका चला है। तो उसमें बहुत सारे शासकों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे राजा हुआ करते थे उस टाइम पर जिन्होंने कि चंद राजवंश में शासन किया है। तो अब हमें जो है इनके राजाओं के बारे में पढ़ना है, जो भी शासक थे हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका शासक था वो सोमचंद था।
सोमचंद इनका सबसे पहला शासक था। तो सोमचंद जो था वो काफ़ी अच्छे विचारों का व्यक्ति हुआ करता था और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिर वगैरह भी बनवाए थे और ये काफ़ी शिव भक्त के नाम से हम इसे जानते हैं, ये शैव भक्त हुआ करता था। ठीक है, तो जो इसको ज़मीन चंपावत में दी गई थी, चंपावत में जो इसको ज़मीन दहेज में मिली थी, हम उसी को सही मान लेते हैं क्योंकि वो मत जो है काफ़ी तरीके से सही रखा गया है। हम एटिक्सन के या फिर बीटी बत्री उनके हम मत को सही मान लेते हैं। तो चंपावत में जो सोमचंद को ज़मीन दहेज में दी गई थी, वहाँ पर इसने एक किला बनाया। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, उसने यहाँ पर एक किला बनाया। सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि ये शैव भक्त हुआ करता था। ठीक है, पाठ पूजा में काफ़ी विश्वास रखता था। दूसरी बात कर लेते हैं, तो इसने वहाँ पर जो है एक किला बनाया जिसको कि राजबुंगा का किला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राजबुंगा का किला। तो आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजबुंगा का किला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमचंद ने किस किले का निर्माण किया था या फिर चंपावत में कौन सा किला बना था। तो राजबुंगा का किला बना है और जो आगे चलकर जो है, जो अभी जो चंपावत है, ये राजबुंगा का किला से ही चंपावत निकल कर अभी आया है। ठीक है, तो चंपावत आपका राजबुंगा का किला ही है। उसके बाद इसने क्या करा था सोमचंद ने? इसने अपने किले की रखवाली करने के लिए 4 पहरेदार लगाए थे और उनको चारल नाम दिया था। उसको चारल कहते थे। ठीक है, तो चारल इसे कहते थे। और ये जो 4 पहरेदार थे, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला था कारगी, दूसरा है बूंगा, तीसरा है तड़ाही और चौथा है चौधरी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। कारगी कौन था या फिर बूंगा, या फिर इन चारों का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये कहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोमचंद जो है शासक है किसका? चंद राजवंश का, वहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। तो ये 4 जो है इसके चारल थे, 4 जो है किले के किलेदार इसने रखे हुए थे, जिनका कि नाम ये कारगी, बूंगा, तड़ाही और चौधरी था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? इसने 2 गुटों का भी निर्माण किया था। इतनी सारी चीज़ें तो इसने करी थी, इसके साथ ही साथ इसने 2 गुटों का और निर्माण करा था। फटियाल था और दूसरा मेहरा था। पहला गुट जो था फटियाल और दूसरा मेहरा। ठीक है, तो ये इसकी जो इसकी राजनीति थी, रणनीति का ये लोग क्या करते थे? निर्माण करते थे। रणनीति वगैरह ये इसकी देखते थे, पूरा राजकाज संभालते थे। फटियाल गुट और मेहरा गुट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये एक युद्ध लड़ता है, जो कि द्रोणकोट के रावतों के साथ ये एक युद्ध लड़ता है और वहाँ पर ये जो है द्रोणकोट के रावतों को पराजित करता है और वहाँ पर विजयी होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सोमचंद है उसने सबसे पहला युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो द्रोणकोट के रावतों के साथ इसने सबसे पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये सोमचंद के बारे में जो है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, ये सारी वो बातें हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से याद रख लेनी है। इसके बाद जो इनका दूसरा शासक हुआ था सोमचंद्र के बाद, वो इंद्रचंद हुआ था। इसके बाद का जो शासक है वो इंद्रचंद है। इंद्रचंद भी काफ़ी प्रभावी राजा रहा था और इसने अपने शासन में सबसे पहले जो है रेशम का उत्पादन शुरू करा था। रेशम उत्पादन इसने शुरू करा था और रेशम उत्पादन के साथ साथ इसने जो है रेशम के कपड़े भी बनाए थे। सॉरी, ये रेशम नहीं होगा, कपास होगा। कपास का इसने जो है उत्पादन शुरू करा था और रेशम के कपड़े बनाना भी इसने शुरू करा था। और यहाँ तक कि कपड़े बनाने के साथ साथ इसने जो है व्यापार शुरू करा था रेशम का। और कहाँ कहाँ पर करा था? एक तो चीन के साथ किया था और दूसरा नेपाल के साथ किया था। वहाँ पर ये जो है कपास का व्यापार किया करता था, आदान प्रदान किया करता था जो कपास हुआ करती थी। ठीक है, तो क्योंकि ये सिर्फ यहाँ अभी तक आपने पहले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वहाँ पर कपास का कहीं पे वर्णन नहीं आया है, सिर्फ इसी चैप्टर में आया है और इंद्रचंद जो राजा था उसने ये किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो इनका राजा हुआ है इंद्रचंद के बाद, वो वीणाचंद हुआ है। तीसरा राजा जो इनका था वीणाचंद हुआ है। वीणाचंद, तो वीणाचंद जो राजा था ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। ये काफ़ी विलासी, भोग विलासी टाइप का राजा था, तो अच्छे से जो है कंट्रोल नहीं कर पाया था वहाँ पर। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इनका पतन होना स्टार्ट हो गया।
जो वहाँ पर लोग थे, इसकी प्रजा जो थी, उसने फिर इनका विद्रोह करना शुरू कर लिया था। ठीक है, तो इसके राजकाज में जो है खस लोग भी रहते थे और खस लोगों ने फिर जो है सबने मिलकर विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कि फिर इसका राजपाट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। लेकिन इसके शासन में 1191 में कुछ चल नामांत वाले शासकों का वर्णन भी मिलता है। चल नामांत वाले शासक कौन से होते हैं? जिनके नाम के अंत में चल लगा होता है, जैसे अशोक चल हो गया, तो जिनके नाम के अंत में चल लगा होता है, इन शासकों का वर्णन भी वीणाचंद के शासन में मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो शासक हुआ था वो थोरचंद हुआ था। ठीक है, 1191 की बात है। और थोरचंद ने जब यहाँ पर शासन किया था वो तकरीबन 1260 ईस्वी के करीब करा था। थोरचंद का जो शासन आता है, शासनकाल जो उसका है वो 1260 या फिर 65 के करीब आता है, 60 या 65 ईस्वी पूर्व। तो अगर हम थोरचंद को इनका संस्थापक मानते हैं तो आप लगा लीजिए कि थोरचंद का नाम कितना लेट आ रहा है। इससे पहले भी 3-4 जो शासक थे वो वहाँ पर शासन कर चुके थे, इसलिए हम थोरचंद को इसका संस्थापक ना मानकर सोमचंद को मानते हैं, क्योंकि सोमचंद इनका पहला वहाँ पर शासन था, उसका ज़्यादा वहाँ पर जो है वर्णन मिला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि थोरचंद इनका शासक जो संस्थापक है वो नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं बाद में ही यहाँ पर आया होगा। इससे पहले भी 3-4 राजाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद थोरचंद के बाद जो इनका शासक हुआ है वो क्रासचल्ल देव हुआ है, क्रासचल्ल देव। ठीक है, तो क्रासचल्ल देव के जो स्रोत मिले हैं, इसके कहाँ से मिले हैं? चंपावत के बालेश्वर से। चंपावत के बालेश्वर से जो है इसके स्रोत मिले हैं। ठीक है, तो जो क्रासचल्ल देव था ये काफ़ी जो है प्रभावशाली शासक था, लेकिन इसके दौरान यहाँ पर जो है 10 मांडलिक शासकों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, 10 मांडलिक शासकों का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। और मांडलिक शासक आपके कौन से होते हैं? वो शासक मांडलिक शासक कहे जाते हैं क्योंकि उस दौरान क्या था, नेपाल के जो है चंपावत जो है नेपाल के जस्ट सटा हुआ एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, नेपाल के जो राजा थे वो बार बार आक्रमण करते थे, वहाँ पर युद्ध करते थे, और अगर वो जीत जाते थे तो वहाँ पर अपने कुछ लोग बिठा कर चले जाते थे। जैसे कि जो एरिया उन्होंने जीता है वहाँ पर वो किसी को रख कर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो उनका वहाँ पर राजपाट संभालता था उसको क्या कहा जाता था? मांडलिक कहा जाता था। ठीक है, तो डोटी लोग, उस दौरान इनको डोटी लोग कहा जाता था। तो डोटी लोग यहाँ पर आकर जो है अपना आधिपत्य कर लेते थे, और किसी को वहाँ पर बिठाकर राजा चला जाता था, वो दोबारा नेपाल चला जाता था, तो उनको ही मांडलिक कहा जाता था, जिनको वो यहाँ पर छोड़ के चला जाता था। ठीक है, तो इस जो 10 मांडलिक यहाँ पर मिले थे उनमें से 3 तो जो थे वो चंद थे और 7 अन्य थे। ठीक है, 7 बाकी अन्य थे। तो ये मांडलिक का जो वर्णन मिलता है वो क्रासचल्ल देव के शासन में मिलता है। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आपको याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, और यहीं पर जो है एक त्रिशूल लेख का वर्णन भी मिलता है। त्रिशूल लेख का वर्णन मिलता है जिसमें कि कहा गया है कि अशोक चल जो था वो खसों का राजा हुआ करता था, और वो इसी के दौरान, जो क्रासचल्ल देव है, इसी के दौरान जब इसका शासन चल रहा था उसी टाइम वो यहाँ पर आया था। इसको खसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्रासचल्ल देव के शासन में ही यहाँ आया था, चंपावत के एरिया में आया था, और उस दौरान उसने यहाँ पर जो है अपना थोड़ा बहुत जो राजकाज संभाला था वो अशोक चल ने भी संभाला है। ठीक है, इसके बाद इसके काफ़ी और शासक हैं जिनका कि हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। और देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे राजाओं के बारे में पढ़ते चले जाइए, और इसकी जो राजधानी है या फिर जो स्रोत वगैरह है ये सारे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पहले हम इसके जितने भी शासक हैं वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको शासक अच्छे से समझ में आ जाए, और वो समझ में आने के बाद आपको बहुत अच्छे से जो है चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं उसका निष्कर्ष हम लास्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगी मैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तब तक आप ये धीरे धीरे जो शासक आए हैं वो समझते चलिए। ठीक है, तो इसमें जो आज हमने जितने भी शासक पढ़े हैं, कौन कौन से हमने शासक पढ़े हैं, सबसे पहले तो इनके संस्थापक से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, सोमचंद को इनका संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा इनका राजा है इंद्रचंद के बारे में हमने पढ़ा था, और तीसरा राजा वीणाचंद है। वीणाचंद के बाद जो है थोरचंद हमने पढ़ा था, तो इसीलिए हम जो थोरचंद है उसको संस्थापक नहीं मानते हैं। इससे पहले भी आप लगा लीजिए 3 राजाओं ने जो है राज किया है। ठीक है, और थोरचंद के बाद हमने क्रासचल्ल देव के बारे में पढ़ा है।
क्रासचल देव, ठीक है। और क्रासचल देव के बाद जो अशोक चल आया था, अशोक चल को खसों का राजा कहा जाता है, वो चंद राजवंश का नहीं है, इसलिए उसका मैं नहीं यहाँ पर वर्णन करूँगी। तो आज हमने जो है इनके टोटल 5 राजाओं का वर्णन कर लिया है और साथ ही साथ जो भी इसकी समरी थी स्टार्टिंग की वो हमने कर ली है। इसके बाद भी इनके काफ़ी शासक आए हैं, जैसे कि गरुड़ ज्ञानचंद वन हो गया, आपका भीष्मचंद हो गया, और भी बहुत सारे शासक हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है जितना भी होगा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो समझने में, और आपको जो है ये आराम से याद हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, अच्छे से आप करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।